हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो अब फाइनली हम लोग अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है, बेसिक्स चल रहे हैं अभी सारे के सारे। देख लेते हैं, हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया तो पढ़ लिया फर्स्ट, इसके बाद जो हमारा सेकंड लॉ है न्यूटन का और जो थर्ड लॉ है उसको हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। बट सेकंड लॉ में क्या है कि सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले ना मोमेंटम के बारे में जानना ज़रूरी है। आपने अभी तक 9th क्लास में यही पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, जनरली यही पढ़ाया जाता है काफ़ी बार। शायद कुछ ही बच्चों ने पढ़ा होगा कि नहीं, F इज इक्वल टू एम ए वॉज नॉट एग्जैक्टली द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ न्यूटन ने तो कुछ और दिया था। न्यूटन ने क्या बोला था कि F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। और इससे अगर सॉल्व करते हैं तब जाके हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए आता है। एक रिजल्ट है ये। रियलिटी में लॉ मोमेंटम के टर्म्स में दिया गया था, ना कि एक्सेलरेशन के टर्म्स में, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कवर अप हो जाएंगी। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को। तो लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है, m है, और ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है। तो लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है कि भाई आप इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम स्मॉल p से डिनोट करेंगे और इसे हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो उसका मतलब लीनियर मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और वेलोसिटी पे। अगर चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, बहुत हाई स्पीड है उनकी, भले ही मास कम क्यों ना हो, तो उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से मोमेंटम इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे बुलेट होती है, गन से अगर बुलेट फायर की जाती है तो उसका मास तो बहुत कम होता है बुलेट का, बट स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से मोमेंटम भी हाई होता है। और अगर मोमेंटम हाई है ना, तो उस केस में इट कैन अप्लाई अ लार्जर फोर्स। इट कैन अप्लाई अ लार्ज फोर्स ऑन दी ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा सकता है। इट कैन अप्लाई अ लार्ज फोर्स। जैसे एक और एग्जांपल देके देखता हूँ कि सपोज़ हमारे सामने से एक साइकिल आ रही है, आपका दोस्त है साइकिल चला के लेके आ रहा है, काफ़ी तेज स्पीड पे लेके आ रहा है। तो हाँ, साइकिल का मास इतना ज़्यादा नहीं होता, स्पीड भी बहुत हाई फाई नहीं है। आप साइकिल रोकने की कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब साइकिल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं है तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। बट अगर सामने से ट्रक चलता हुआ आ जाए, बहुत तेज स्पीड पे कोई बस या कोई गाड़ी चलती हुई आ जाए, क्या उसको रोकने की कोशिश करोगे? नहीं भाई, फिर तो तुम ही उड़ जाओगे ना, क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। एक तो देखो मास भी बढ़ गया, वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो ओवरऑल उसका मोमेंटम इतना ज़्यादा हो गया कि उसको रोकने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो तुम नहीं लगा पाओगे। तो उल्टा तुम गाड़ी को रोकने के लिए गए थे और गाड़ी तुम्हें उड़ा देगी वहाँ से। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए, है ना। तो मोमेंटम की सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है। मैथमेटिकली तो मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम बन जाता है। अब मोमेंटम होने से क्या होता है, जिसके पास जितना ज़्यादा मोमेंटम वो उतना ही ज़्यादा फोर्स क्रिएट कर सकता है। जैसे एक सिंपल सी बात, एक छोटा सा पत्थर है तुम्हारे पास, है ना, छोटा सा, सपोज करो कि इतने साइज़ का एक पत्थर है, एक काफ़ी अच्छा कंक्रीट का ये पत्थर है। इस पत्थर को बहुत हल्के से किसी के सर के ऊपर गिरा दो, है ना, हल्के से गिरा दो, तो उसको कोई खास चोट नहीं लगेगी। क्यों? पत्थर का मास m कुछ फिक्स है, आपने वेलोसिटी फिलहाल कम रखी तो मोमेंटम भी कम आया, उसको चोट नहीं लगी, छोटा सा फोर्स लगा उसकी बॉडी के ऊपर। आपने अगली बार क्या करा, इसी पत्थर को, इतने ही बड़े पत्थर को दूर से बहुत तेज स्पीड से फेंक के मारा उसके ऊपर। अगर आपने बहुत तेज वेलोसिटी से फेंक के मारा तो उस केस में मोमेंटम ज़्यादा हो गया, नहीं हो गया, हाई वेलोसिटी की वजह से। और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इट विल अप्लाई अ लार्जर फोर्स। तो अब की बार उस पर्सन को चोट लग सकती है ना, ध्यान रखना। तो यही सारा फ़र्क होता है चीज़ों में कोरिलेशन करने का। तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करता है, और उसमें से वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम की बच्चों बात कर रहे हैं, मोमेंटम एंगुलर भी होता है। एंगुलर मोमेंटम आपको तब पढ़ाऊंगा जब रोटेशनल मोशन की बात करेंगे चैप्टर 7 के अंदर। तो ऐसा ध्यान रखना कि मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम लिखना, पूरा कंप्लीट नाम। तो ये लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड आपको पता है वेक्टर का कैसे लिखते हैं, तो उसको ऐसे लिख दिया। डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम का होता है। मतलब अगर ये ब्लॉक
v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होती है। ठीक है ना। एसआई यूनिट निकालना बहुत आसान है। अगर एसआई यूनिट निकालनी है, मास की कितनी होती है सर? किलोग्राम। वेलोसिटी की कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये हमारी एसआई यूनिट हो गई मोमेंटम की। किसी को डायमेंशंस निकालनी है तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो। डायमेंशन में से निकलवा दी थी आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है ना मोमेंटम की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंटम का? तो देखो मैंने क्या करा, मैंने दो चीज़ें गिराई। एक फेदर गिराया, बहुत हल्का होता है पंख किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का। एक बॉल गिराई। इफ वी ड्रॉप टू बॉडीज, वन लाइट एंड अदर हैवी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो होगा क्या? किसको कैच करना आसान होगा? मान लिया मैं छत के ऊपर हूँ, मैं तुम्हें एक पर्सन को मैं ये कैच करवाता हूँ, बड़ी हैवी सी बॉल है ना, और एक ये मैंने एक को कहा कि भाई तुम्हें इसे कैच करना है, तो कौन से बंदे को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसको कैच करने के लिए जा रहा है उसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। सर क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो क्या हुआ? मोमेंटम ज़्यादा हो गया। मोमेंटम ज़्यादा होने से यू नीड टू अप्लाई लार्जर फोर्स टू स्टॉप इट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी, क्योंकि ऊपर से गिराया है ना भाई, फ्री फॉल कराया आपने दोनों चीज़ों का, इस बॉल का भी और इस फेदर का भी आपने फ्री फॉल कराया है। तो ग्राउंड पे आते आते वेलोसिटी तो दोनों की सेम होगी ना, आपने ये पढ़ रखा है, जी तो दोनों के ऊपर सेम काम करेगा, तो सेम वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएंगे। बट इस बॉल को कैच करने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, मतलब थोड़ा सी फोर्स लगानी पड़ेगी, आपके हाथों को थोड़ा कष्ट होगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न यही सेम है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसमें एक्स्ट्रा। यहाँ पे अगर थोड़ी सी चीज़ देखी जाए कि देखो इस जगह पे आप ध्यान से देखो, मोमेंटम का एक विजुअलाइजेशन देख लीजिए। यहाँ पे दो लोग भागते हुए आ रहे हैं और टकराए, और ये जो इसमें से एक लड़की है ये नीचे गिर गई। मतलब इसका मतलब जो ये दूसरा पर्सन था इसने ज़्यादा फोर्स लगाई इसके ऊपर फाइनली, और ये जो लड़की थी ये नीचे गिर गई। तो ये मोमेंटम का एक कॉमन सा एग्जाम्पल है। मतलब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी बॉडीज़ पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो क्योंकि मोमेंटम का सिंपल सा रिलेशन ये है ना कि भाई अगर आपके पास v ज़्यादा कर दो या m को ज़्यादा कर दो तो आपका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, और इन्हीं प्रैक्टिकल चीज़ों को कि मोमेंटम का कनेक्शन फोर्स से होता है, न्यूटन ने कनेक्ट करके एक फार्मूला डिज़ाइन कर दिया पूरा का पूरा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ इसी के चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। क्या कहा था न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में? कि फोर्स इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, दैट नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, एफ नेट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पी होता है ना, स्मॉल पी। रेट चेंज होने का मतलब क्या है? टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो dp अपॉन dt, dt क्या है? मोमेंटम का चेंज। dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना। तो मोमेंटम में टाइम के साथ कितना चेंज होता है? जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम में उतना ज़्यादा चेंज होगा। मोमेंटम में चेंज कम हो रहा है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। मोमेंटम में चेंज ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये तो बोला था ना भाई, गाड़ी को रोकना है तो गाड़ी को रोकना है तो सर इसका मतलब मोमेंटम में जो चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो फोर्स भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर साइकिल को रोकना है, साइकिल में कम मोमेंटम होता है तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन ने तो ये दिया था फार्मूला कि एफ नेट इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। इसी को आगे डराइव करके, मतलब इसी को आगे थोड़ा सा एक्सपैंड करके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सपैंड, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो एफ इज इक्वल टू एम ए आया था। तो ये डी पी अपॉन डी टी है हमारे पास, देखते रहे ना आप लोग ध्यान से। तो वो एफ नेट इज इक्वल टू यहाँ पे डी अपॉन डी टी, ये P कितना होता है? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। एग्जैक्ट ध्यान रखना, बहुत फर्क पड़ता है इस बात से। कि मैं बच्चे कहते हैं सर क्या फ़र्क पड़ता है, इसे याद रख लो, या F इज इक्वल टू एम में याद रख लो। नहीं जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। F इज इक्वल टू एम में तो एक स्पेशल केस है बस इस वाली कंडीशन का। असली जो स्टैंडर्ड है ना वो तो यही है, अभी तुम्हें दिखा दूंगा। P की जगह m इंटू वी रखा। अब मास और वेलोसिटी में से कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। आपको सिर्फ वेलोसिटी तो चलो मानते हैं चेंज हो सकती है, मास कहाँ चेंज होता है? हो सकता है। रॉकेट अगर जा रहा है तो रॉकेट के अंदर से कितना सारा फ्यूल जो है बाहर निकलता है धुआं बन के, तो रॉकेट का मास चेंज होगा नहीं होगा उस केस में? तो इसका मतलब हाँ, मास भी वेरिएबल कुछ केसेस में हो सकता है। तो फिलहाल मैं दोनों को वेरिएबल मान के प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा जो आपको डिफरेंशिएशन में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, एक को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं।
तो एफ नेट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, तो m को एज इट इज रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो dv अपॉन dt प्लस सेकेंड वाला फंक्शन यानी v को एज इट इज रखेंगे और m का डिफरेंशिएशन कर देंगे dm अपॉन dt। तो मैंने क्या करा, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के ऐसे लिखा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये बना। अब अगर मास कांस्टेंट है, मतलब तुम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो कि हम करेंगे जनरली, जहां मास कांस्टेंट रहता होगा कि सर इफ m इज कांस्टेंट, तो अगर m चेंज नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं हमें पता है मास चेंज नहीं हो रहा है, कि हम सर रॉकेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल पुलिस ब्लॉक वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर ऐसा है, आप श्योर हो, तो मास का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना, तो ये dm बाई dt जीरो हो जाएगा कि सर ये पोर्शन हमारा खत्म हो गया पूरा का पूरा। तो क्या बचा, एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू वॉट इज dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर ये तो एक्सेलरेशन होता है। क्या मैं आपको रिजल्ट पे ले आया या नहीं, यस और नो? तो f इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू ma एक स्पेशल केस है इस सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ तो यही था, ये तब लगेगा सिर्फ और सिर्फ जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जहां पे सिस्टम में मास कांस्टेंट रहता है। अगर मास भी वेरिएबल है, मास भी टाइम के साथ बदलता है, जैसे रॉकेट में अगर ऊपर की तरफ रॉकेट जा रहा है तो बहुत सारा फ्यूल उसका धुएं के फॉर्मेट में पीछे निकल जाता है, तो उस केस में मास वेरिएबल होगा। तो रॉकेट वाली प्रॉब्लम जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उनको सॉल्व करते वक्त इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखना, गलती से भी ये मत बोल देना कि ये जो फॉर्मेट है न्यूटन का सेकेंड लॉ, ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो, एक ही बात है। एफ इज इक्वल टू एम ए इज नॉट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ इज इक्वल टू एम ए इज अ स्पेशल रिजल्ट विच केम्स फ्रॉम दी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए तो स्पेसिफिक केस में आता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा दिमाग खुला होगा तुम्हारा। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन टेल्स हाउ अ फोर्स चेंजेस एन ऑब्जेक्ट मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें ये बताता है कि कैसे कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करता है। तो सिंपल सी बात, एक बेसबॉल है हमारे पास, उसको रोकने के लिए, उसको फेंकने के लिए हमें कम फोर्स चाहिए, जबकि कार को पुश करने के लिए उसको उतनी ही स्पीड जितनी अपने बेसबॉल को दी है, उतनी ही स्पीड कार को देने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? कि सर कार का जो मास है बहुत ज़्यादा है, बेसबॉल का मास कम है। भाई समझ सकते हो ना इसको। आपने एफ नेट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी रखा, थोड़ा समझ लेना। और थोड़ी सी बात, dp को क्या लिखा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मान लिया mv है, इनिशियल मोमेंटम मान लिया कितना है, mu है। ठीक है, अपॉन में क्या आया, dt आया। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, अगर आप वेलोसिटी सेम रख रहे हो तो। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कार को पुश करना है और आपको एक छोटी सी बॉल को पुश करना है, तो किस में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपको कार को पुश करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो बात समझ में आ रही है ना। तो चीज़ें कोरिलेट हो रही हैं कि मोमेंटम में जितना चेंज करना है ना, उतना ही ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको शुरू में दिखा भी चुका हूँ मैं। ठीक, अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखते हैं आप क्या आंसर दोगे। पढ़ना ध्यान से और उसको सोचने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर देना यहीं पे और देखना अपने आंसर को, क्या आपने सोचा था और जो मैं बताऊंगा वो क्या है। इन्होंने बोला है कि सपोज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है, ये कंफर्म बोल दिया। डज दिस मीन दैट देयर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा, नो फोर्सेज आर देयर। क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि नो फोर्सेज आर देयर? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे, ऐसा है क्या? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या आप ये बोल सकते हो कि देयर आर नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट? तो आंसर है नहीं। एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर जो भी फोर्स काम कर रहे होंगे उनका नेट क्या होगा, उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। तो देख लीजिए, नो इट मीन्स दैट फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड एंड द नेट फोर्स इज जीरो। ए जीरो होने का मतलब फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है ऐसा नहीं बोल सकते। ए अगर जीरो है तो वी कैन से दैट जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका नेट रिजल्ट कैसा है, जीरो है। भाई कॉमन सी बात है, तुम लोग बैठे हुए अपने सीट के ऊपर, मान लिया तुम चेयर के ऊपर, ये चेयर है,
ठीक है, इस जगह पे तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारा वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और यहाँ से चेयर से तुम्हें एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होगी ऊपर की तरफ, यस और नो? तभी तो तुम बैठे हुए हो, नहीं तो तुम गिर जाते। फोर्स तो तुम्हारे ऊपर भी लग रहा है, यस और नो? एक्सेलरेशन है क्या तुम्हारी बॉडी में? कुछ भी नहीं है, तुम रुके हुए हो। तो यहाँ पे A0 है, क्यों? बिकॉज कि सर A0 यहाँ पे इस वजह से है कि नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो गया, NmG के इक्वल हो गया, जिसकी वजह से टोटल फोर्स कितना आया? 0। तो समझ में आई बात कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या रिजल्ट बोला जाएगा? फोर्सेस नहीं लग रहे हैं या नेट फोर्स 0 है? सर नेट फोर्स, जितने भी फोर्सेस हैं वो सब बैलेंस्ड हो गए हैं, दैट मीन्स नेट फोर्स उनके ऊपर जितना भी लगा है वो क्या है? 0 हो गया है मिलके। ठीक, तो ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है इसमें भी बच्चों को। तो आई थिंक मैं सेकेंड लॉ आपको अब समझा पाया हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने अब पढ़ लिया। अब एक और टर्म आती है इम्पल्स की। इम्पल्स वाली टर्म क्या होती है? बहुत इजी है। इम्पल्स समझने के लिए आप पहले एक सिचुएशन समझिए। आप क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट में आपने बैट से बॉल को हिट करा, बहुत तेज़ हिट करा और 6 मारा आपने। तो सोचो बैट का कांटेक्ट बॉल से कितने टाइम के लिए हुआ? बहुत कम टाइम के लिए बैट बॉल को टच कर रही है। तो इसका मतलब जब कभी भी एक बहुत लार्ज अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी कम टाइम के लिए अप्लाई होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। वो इम्पल्स नहीं है, ध्यान रखना। इम्पल्स तो एक सिचुएशन दिखाऊंगा कौन सी होती है, अभी फ़िलहाल बात कर रहा हूँ इम्पल्सिव फोर्स की, कि अगर एक ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, तो दैट फोर्स इज नॉन एज व्हाट? दैट फोर्स इज नॉन एज इम्पल्सिव फोर्स। उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और फिर इम्पल्स क्या होता है? अगर उस फोर्स की मैं उस टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इम्पल्स मिल जाएगा। मतलब इम्पल्स निकालने के लिए आपको फोर्स की उस छोटे से टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो F इंटू डी टी विल बी कॉल्ड एज इम्पल्स। ये F क्या है? F वो इम्पल्सिव फोर्स है जो बहुत लार्ज अमाउंट का था और बहुत कम टाइम के लिए किसी बॉडी पे काम कर रहा है। ठीक, तो सिंपल सी चीज़ ये हो गई कि सर इम्पल्स इज व्हाट? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स, जो इम्पल्सिव फोर्स है, विद टाइम। टाइम के साथ आप फोर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यू विल गेट इम्पल्स। ठीक है, देख लो मैथमेटिकली मैंने थोड़ा सॉल्व भी कर रखा है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। फोर्स को मैंने F से डिनोट कर लिया है ना, नेट फोर्स होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेट फोर्स होना चाहिए, क्योंकि अगर नेट फोर्स 0 होगा तो चीज़ें चलेंगी ही नहीं। ठीक है, नेट फोर्स इनटू छोटा सा टाइम मैंने dt से लिख लिया, आप अच्छे से जानते हो dt मतलब स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। मैंने न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाया और F नेट की वैल्यू लिखी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखना, न्यूटन के सेकेंड लॉ में जो मोमेंटम का जिक्र हुआ है वो लीनियर मोमेंटम है, dp अपॉन dt। ये मोमेंटम का चेंज है टाइम के साथ। ठीक है, dt से dt कट गया, dp बचा, यानी चेंज इन मोमेंटम बचा। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को आप क्या लिखोगे? फाइनल वाले को m इंटू वी लिखोगे, मान लिया v फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वाले को क्या लिखोगे? m इंटू यू लिखोगे। m को कॉमन रख लीजिए, v माइनस यू आ जाएगा, है ना। तो मतलब इम्पल्स को आप चेंज इन मोमेंटम के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना चेंज हुआ है वही इसका इम्पल्स है ना। तो इम्पल्स इज ऑल्सो नॉन एज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पहले 5 था और आपने कुछ फोर्स लगाया, फिर वो 10 हो गया या उसका मोमेंटम 15 हो गया 5 से। कितने का डिफरेंस है? सर 10 का डिफरेंस है, तो 10 ही इसका इम्पल्स है। ठीक, तो इम्पल्स इज व्हाट? इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज द इम्पल्सिव फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। और वो फोर्स कैसा होगा? एक ऐसा फोर्स जो लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है, उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इम्पल्स निकालने के लिए उस इम्पल्सिव फोर्स को टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द इम्पल्स। इम्पल्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। ऑब्वियसली बात है ना, फोर्स आ रहा है तो इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जनरली कोई सिंबल हम कम यूज़ करते हैं, तो मैंने पूरा नाम ही लिखा हुआ है, सिंबल इसका मत बनाना कुछ ऐसा। ठीक, तो इम्पल्स की स्टोरी थोड़ी सी समझानी थी, मैंने आपको वो बता दी है। अब इसके बाद फाइनली आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ सबको पता होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कि भाई आप किसी पे फोर्स लगाओ तो वो भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। दुनिया में आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाइए, वो दूसरी चीज़ उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर भी लगाएगी। अब डिपेंड करता है चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी। जैसे एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा,
आप ग्राउंड पे, ये अर्थ है ना, आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो, आपने क्या करा, आपने सपोज अपना मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं, आपने मोबाइल फ़ोन गिरा दिया, आपने ऊपर से मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया, ये आपका मोबाइल फ़ोन था तो आपने मोबाइल फ़ोन ऊपर से गिरा दिया नीचे। अब मोबाइल फ़ोन आपने छोड़ा, गिराया के फेंका नहीं, आपने छोड़ दिया, तो अर्थ है नीचे पूरी की पूरी, ये हमारी अर्थ है। अर्थ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो अर्थ क्या करेगी, अर्थ इस फोन को अपनी तरफ खींचेगी mg फोर्स से, जहां पे m इस मोबाइल का मास है और g इस लोकेशन पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो है। तो mg फोर्स लगाया अर्थ ने इस मोबाइल फोन के ऊपर, तो ये मोबाइल फ़ोन भी अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ, सीधी सी बात है। तो मोबाइल फ़ोन ने अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगाया, इतने ही वैल्यू का, ध्यान रखिएगा mg वैल्यू का ही फोर्स लगाया, तो उसका मतलब अर्थ भी ऊपर की तरफ चल के आएगी। हाँ चलती है, बट सोचो ना, इतनी बड़ी अर्थ पे इतना छोटा सा फोर्स जब लगेगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको कभी फील ही नहीं होगा कि अर्थ ऊपर की तरफ चल के आ रही है। जबकि मोबाइल फ़ोन छोटा सा है, उस पर लगने वाला ये फोर्स फील होगा, आपको मोबाइल गिरता हुआ नज़र आएगा, अर्थ ऊपर आती हुई नज़र नहीं आएगी। जबकि रियलिटी तो ये है कि अर्थ के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगा है, समझ रहे हो ना। मतलब ऊपर से सपोज करो कि तुमने एक पत्थर लिया अपनी छत के ऊपर से, उस पत्थर को ग्राउंड पे गिरा दिया, छोड़ दिया, तो उस पत्थर का जितना भी वजन होगा ना, उस पर जितना भी फोर्स अर्थ ने लगाया है, तो ये अर्थ के ऊपर भी उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, बट अर्थ चलती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी चीज़ पे छोटा सा फोर्स लगाया जाए तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं, बट फोर्सेस तो लगते हैं। हर एक फोर्स का जोड़ा होता है, ध्यान रखना। देयर each and every force will always have a pair of same kind, ये भी ध्यान रखना। आगे जब टाइप्स ऑफ फोर्स में कुछ बातें और पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पेयर होना चाहिए वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ही होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसका पेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला ही होना चाहिए। तो हमेशा फोर्सेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर आपने मेरे ऊपर फोर्स लगाया तो मैं भी आपके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। ये नेचर का एक कॉमन सा रूल है और ये पूरे एंटायर यूनिवर्स में सब जगह एप्लीकेबल है। न्यूटन ने जो चीज़ें बनाई ना, वो सिर्फ अर्थ पे ही काम नहीं करती हैं, पूरे एंटायर यूनिवर्स में। आप मून पे चले जाइए ना, तब भी ये काम करती हैं सारी चीज़ें। देखो कितने बड़े लेवल पे इसने चीज़ें बनाई हैं जो आज तक भी वैलिड हैं। व्हाट डज इट्स मीन, किस लॉ का क्या मतलब है सर? बहुत ईजी सा है। फॉर एवरी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज एन इक्वल फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कि भैया आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इधर को फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट भी इधर की तरफ आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, कि अगर ये F है तो ये भी F होगा, और डायरेक्शन तो अपोजिट आपको नजर आ ही रही है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, राइट नाउ ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन इन योर सीट। भाई आप बैठे हुए हो सीट पे, ग्रेविटी तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही है, बट न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज दैट योर सीट इज पुशिंग अप अगेंस्ट यू विद इक्वल फोर्स। तो आपके ऊपर भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, दिस इज वाई यू आर नॉट मूविंग, और इस वजह से आप गिर नहीं पाए या चल नहीं पाए, है ना। देर इज अ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन यू, ग्रेविटी पुलिंग डाउन एंड योर सीट पुशिंग अप। ग्रेविटी तो आपको नीचे पुल कर रही है नीचे की तरफ, और आपकी सीट से आपको ऊपर की तरफ फोर्स मिल रहा है इतना ही, तो ये दोनों के दोनों बैलेंस हो गए और आप यहाँ पे टिके हुए हो आराम से। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा देख लो, ये बंदा क्या कह रहा है कि मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ, कि ये वॉल पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, कुछ फोर्स F लगा रहा है, तो भैया ये वॉल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इतने ही अमाउंट में। अब दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो कोई कहीं नहीं जाएगा, कहानी खत्म हो गई, ठीक। तो यहाँ भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन गए। इसको आप एक्शन फोर्स मान लो, इसको रिएक्शन फोर्स मान लो, कि भाई जो पहले लगाएगा उसे एक्शन बोल देंगे और फिर वहाँ से जो दूसरा लगाएगा उसको रिएक्शन बोल देंगे, ठीक। अब देखो एक एग्जांपल, ये लड़की इस बोट में से कूदने की कोशिश कर रही है कॉर्नर पे, तो क्या करेगी, बोट को अपने पैर से पीछे की तरफ धकेलेगी, यानी बोट पे इसने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो बोट ने पीछे की तरफ इस लड़की ने फोर्स लगाया, तो बोट भी क्या कहेगी, अच्छा तुमने मेरे ऊपर फोर्स लगाया इतना, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगा। तो बोट भी आगे की तरफ तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाएगी और फाइनली इस फोर्स की हेल्प से ये लड़की आराम से यहाँ जंप कर पाएगी। ऐसे तो होता है ना, कभी सोचना कि तुम्हें किसी बड़ी सी एरिया को, सपोज कोई बीच में
आपका पार्ट आ गया, आपको इस पार्ट को कूद के जाना है, यहाँ पे जंप मार के जाना है, तो क्या करते हो, अपने पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हो ना, आपने ग्राउंड पे पीछे की तरफ पुशिंग फोर्स लगाया तो ग्राउंड से आपको आगे की तरफ उतना ही फोर्स मिलता है और आप जंप मार पाते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम हो रहा है। तो ये भी कैसे हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। लड़की ने बोट पे फोर्स लगाया, बोट ने लड़की के ऊपर फोर्स लगाया। आप चलते हो तो आप चलते हुए ग्राउंड को पीछे की तरफ ऐसे कंप्रेस करते हो और ग्राउंड उतना ही फोर्स आपको आगे की तरफ देता है, इसलिए आप मूव कर पाते हो। बिना एक्शन रिएक्शन पेयर अगर एग्जिस्ट ना करते तो तुम एक कदम आगे ग्राउंड पे चल ही ना पाते। जैसे काफ़ी ऑयली, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ पे जैसे ही पैर रखते हैं तो पैर फिसल जाता है। तो रीज़न वही है कि जैसे ही आपने पैर रखा, आपने इसको पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश करी, तो वहाँ पे क्या हुआ कि ये फोर्स इतना कम था, इसकी वजह से वापस रिएक्शन नहीं मिल पाई आपको। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने फोर्स लगाने की कोशिश करी, स्मूथ सरफेस होने की वजह से आपका पैर फिसल गया इसके साथ साथ। तो जब कोई एक्शन फोर्स नहीं लग पाया तो रिएक्शन भी नहीं मिली और आप चल नहीं पाए वहाँ पे। ठीक है, तो आपको वॉक करना है, चलना है, तो उसके लिए भी एक्शन रिएक्शन पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये देख लो, ये बर्ड आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी किसका यूज़ कर रही है, न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से उड़ रही है ये भी, है ना, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। बर्ड ध्यान से देखो, अपने विंग्स से आसपास की एयर को नीचे की तरफ दबा रही है ना, ये बार बार दोनों साइड से कर रही है ऐसी काम। बर्ड ने अपनी विंग्स से एयर को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करी है। तो अगर वो एयर को नीचे की तरफ पुश करेगी तो एयर उसको ऊपर की तरफ एक लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइड कराएगी और जिसकी वजह से ये बर्ड एयर में लगातार उड़ती रहेगी। तो इस वजह से बर्ड उड़ पाती है। अगर तुम भी इतनी ही फोर्स प्रोवाइड कराने लगो जितना तुम्हारा वजन है नीचे की तरफ, अगर तुम इतनी फोर्स प्रोवाइड करा रहे हो तो एयर भी तुम्हें उतनी ही फोर्स प्रोवाइड कराएगी और तुम उड़ने लगोगे। रीज़न यही है ना यहाँ पे, क्योंकि बर्ड की बॉडी तो हल्की होती है, तुम्हारी बॉडी बहुत भारी है, तो तुम उड़ नहीं सकते ऐसे। तो बर्ड अगर एयर में फ्लाई होती है, दैट ऑल अबाउट ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देख लो कितनी सारी नेचर में, तो यही तो बहुत अच्छी ब्यूटी है फिजिक्स की, जो कुछ हमारे आसपास हो रहा होता है उस चीज़ को हम लोग साइंटिफिक वे में समझते हैं ताकि उसको पढ़ने में समझने में इंटरेस्ट आता है। जिस दुनिया में तुम लोग रहते हो उस चीज़ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ही पूरा फिजिक्स करती है और कुछ नया नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये लड़की शूट करेगी। अब शूट करने से हुआ क्या, यहाँ पे रिकॉइल वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बुलेट आगे की तरफ, मतलब आपकी गन ने बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाया तो बुलेट आगे की तरफ गई। ये फोर्स बुलेट के ऊपर लगाया गया गन के थ्रू। तो बुलेट के ये अच्छा, गन ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया तो मैं भी गन पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाऊंगी, तो ये एक और फोर्स उतने ही अमाउंट का गन के ऊपर लगाया गया है, बुलेट ने लगाया। तो गन पे पीछे की तरफ फोर्स महसूस होता है और बुलेट आगे निकल के चली जाती है। तभी तो जब फायरिंग प्रैक्टिस होती है तो वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऑफिसर्स को, जो भी गन हैंडल करते हैं, कि आप गन को टाइटली होल्ड करके रखिए सो दैट रिकॉइल फोर्स आएगा तो आएगा ही भाई, जब बुलेट बाहर निकलेगी तो पीछे की तरफ आपको एक रिकॉइल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर मिलेगा तो है ही। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गन आपके हाथ से ना छूटे। जितनी भारी गन होगी उसी हिसाब से रिकॉइल फोर्स भी उतना ज़्यादा लगेगा पीछे की तरफ, है ना, तो वही फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए गन को चलाते वक्त उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अदरवाइज आपने एक शूट किया यहाँ से और गन आपके हाथ से गिर गई क्योंकि पीछे की तरफ रिकॉइल फोर्स लगा, आप उसे संभाल ही नहीं पाए, है ना, ऐसा होता है। ये आपके पास आपको कुछ कैनन दिखाई दे रही है, कुछ तोप दिखाई दे रही हैं, ये आपने बहुत सी मूवीज़ में भी देखी होंगी, बहुत से वॉर्स वगैरह देखे होंगे, उनके अंदर ऐसे ही होता है कि जैसे ही इसमें से अब आगे की तरफ कोई एक आपका बॉम्ब निकलेगा तो बॉम्ब जैसे ही आगे निकलेगा एफ फोर्स से एकदम से पीछे की तरफ एक रिकॉइल फोर्स लगेगा और ये पीछे की तरफ हट के जाएगी, आपको नज़र आएगी पीछे की तरफ जाती हुई। आप एक बार देख लेना इस चीज़ को भी, देखो पीछे की तरफ हटी है नहीं हटी है। कैनन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, जैसे ये फायर करती है, क्योंकि कैनन से जो फायर हो रहा है बहुत हाई फोर्स से हो रहा है, तो पीछे की तरफ लगने वाला बैकवर्ड फोर्स भी उतना ही ज़्यादा है, इसलिए कैनन पीछे चल के खिसक जाती है। तो इस तरह के कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। रॉकेट की लॉन्चिंग देख लो, रॉकेट ऊपर की तरफ क्यों जाता है कि सर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत हाई फोर्स से ये अपना प्रोपल्शन जो एग्जॉस्ट होता है वो नीचे की तरफ निकालता है। ऐसे नीचे की तरफ एग्जॉस्ट निकालेगा तो ऊपर की तरफ इस रॉकेट को एक लिफ्टिंग फोर्स मिलता है और फाइनली ये रॉकेट ऊपर उड़ता चला जाता है। देख लीजिए रॉकेट की लॉन्चिंग, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा एक्शन फोर्स और उसका रिएक्शन उसके ऊपर की तरफ हुआ। तो रॉकेट की जो ये लॉन्चिंग है ये सब कुछ न्यूटन के थर्ड लॉ से एक्सप्लेन करवाना पॉसिबल है।
तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और एक्शन रिएक्शन पेयर में दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं और सेम नेचर के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए एक और अच्छा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे स्पेस वॉक करते हैं काफ़ी एस्ट्रोनॉट, जैसे अब स्पेस में पहुंच जाते हैं तो अपने शिप में से बाहर निकल के आते हैं और एक कॉर्ड जो होती है उनकी कमर से बंधी हुई होती है, भाई वापस भी तो लौटना है। अगर एक कॉर्ड बांध के, रस्सी सी बांध के नहीं आएंगे अपने स्पेस सूट पे तो वापस लौट के कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ग्रेविटी नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि सपोज यू आर टेकिंग अ स्पेस वॉक नियर द स्पेस शटल, आपकी जो स्पेस शटल है जहाँ पे आप रह रहे हो उस स्पेस शटल के पास तुम एक स्पेस वॉक का तुम्हारा मन करा कि चलो घूम के आते हैं स्पेसशिप से बाहर निकल के। आपने अपना सूट पहना, ड्रेस वगैरह बांधी और ये कॉर्ड लगी हुई होती है, इस कॉर्ड के जरिए बाहर कूद के आ गए। गलती से क्या हुआ कि जो ये हमारी सेफ्टी कॉर्ड थी, सेफ्टी बेल्ट थी, ये टूट गई। अब ये सेफ्टी बेल्ट टूट गई तो हाउ वुड यू गेट बैक टू द शटल, अब वापस स्पेस शटल पे कैसे आओगे, ग्राउंड तो है ही नहीं कि सर भाग के आ जाएंगे। हाँ तो सब कुछ तुम स्पेस में हो, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज मतलब वैक्यूम, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ ना वैक्यूम है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो रिएक्शन फोर्स कैसे मिलेगी भाई, अगर भागने की जगह होती तो तुम अपने पैरों से बार बार एक्शन फोर्स लगाते तो आगे की तरफ सपोर्ट मिलता, रिएक्शन फोर्स मिलता, भागते हुए आ जाते। रस्सी टूट चुकी है ये बीच में से, अब क्या करोगे, अब क्या ऑप्शन है भाई, खतरा तो है ही, ऑब्वियसली बात है, वापस लौट के आने के चांस, या तो कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट आके तुम्हें बचाए, वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो बच सकते हो, बट फिलहाल उसकी बात नहीं हो रही है। कुछ और ऑप्शन सोचिए कि सपोज तुम यहाँ पे अकेले थे उस स्पेस शटल में और तुम बाहर निकल के आ गए और ये टूट गई रस्सी, फिर क्या होगा। तो कोई ऑप्शन सोचिए, बताइए मेरे को, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो मन में, अभी बता दूंगा मैं कैसे होता है। देखो यहाँ पे सिर्फ अभी एक ऑप्शन बचता है मेरे पास, भाई मैं स्पेस सूट पहन के गया हूँ तो मेरे पास किट वगैरह लगी हुई होती है, काफ़ी कुछ सेटअप इसके अंदर रखा हुआ होता है। तो मैं अपनी टूल किट वाले बैग को निकालूंगा, उसमें से देखूंगा हैवीएस्ट चीज़ जो भी मेरे पास है ना, जो भी हैवीएस्ट चीज़ होगी उसको पूरी जान लगा के, पूरी ताकत जितनी भी मेरे अंदर है उसको पूरी ताकत लगा के आगे की तरफ फेंकूंगा मैं। तो वो तो कर ही सकता हूँ मैं, उसको पूरी ताकत लगा के मैं आगे की तरफ फेंकूंगा उस भारी सी चीज़ को। अब उस भारी सी चीज़ को आगे की तरफ फेंकूंगा पूरी ताकत लगा के, तो मुझे उसका रिएक्शन मिलेगा पीछे की तरफ वापस। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हाँ मैं वापस, जब मुझे ये पीछे की तरफ फोर्स मिलेगा, ये इतना सफिशिएंट फोर्स होगा कि वो मुझे स्पेस शटल तक पहुंचा देगा और फिर मैं स्पेस शटल पे कोई भी चीज़ पकड़ लूँगा आराम से और अंदर एंटर कर जाऊँगा। बट अगर आप बहुत काफ़ी दूर आ गए थे, जैसे काफ़ी लंबी रस्सी होती है, ये काफ़ी दूर आ गए थे, उस सिचुएशन में रस्सी टूट गई तो भैया फिर वापस जा पाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये खुद सोचो ना, तुम्हारे बैग में कितनी हैवी टूल किट मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर 2 किलो 3 किलो की टूल किट मिल गई, 5 किलो की टूल किट मिल गई, तो उस टूल किट को तुम पूरी जान लगा के आगे की तरफ फेंक रहे हो, तो उससे रिएक्शन फोर्स तुम्हारी बॉडी में मिलेगा और उससे तुम पीछे की तरफ आ पाओगे। और अगर तुम्हारा लक अच्छा हुआ तो तुम वापस स्पेस शटल पे पहुंच जाओगे, नहीं तो भैया कहानी खत्म हो गई, क्योंकि भाई अब वापस तो तुम पहुंच नहीं पाए और अदरवाइज स्पेस सूट के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और पर्सन वहीं हवा में, मतलब हवा में क्या, वहीं वैक्यूम वाले स्पेस में एज इट इज़ तैरता रह जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो पढ़ लेना। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है पूरी की पूरी बात, कि टूल किट में से आप निकाल के कुछ सब्सटेंस आगे की तरफ फेंकोगे पूरी जान लगा के और उससे पीछे की तरफ तुम्हें बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स मिल जाएगी, जिसकी वजह से चांस है, भाई क्या कर सकते हैं, एक कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या अगर आपका लक अच्छा हुआ तो शायद आप पहुँच जाओ वापस अपने स्पेस शटल के ऊपर। ठीक, तो ये 2 लेक्चर थे जहाँ मुझे ABCD जो थोड़ी सी थी वो पढ़ानी थी। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने तुम्हें क्लियर करा दिए, इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिखाए हैं मैंने। तो आई थिंक अब जाके तुम्हारे पास पूरा का पूरा जो सेटअप है तुम्हें समझ आ गया होगा, सारा बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब जब इसके बाद हम 3rd वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से वो सारा कंटेंट आएगा जो आपको नोट डाउन करना है। ये 2 लेक्चर तो सिर्फ देख लेना, इसमें से कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 11th के सिलेबस में से इस साल के लिए इन्होंने हटा दिया है, दैट्स वाई। बट पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा कुछ भी। ठीक है।